Well, as central banks around the world hike interest rates to curb inflation, concerns are growing over a potential recession in the United States. Australian economists predicting our economy could also buckle under pressure. The Treasurer admitting the situation is intensifying. The GDP that's just coming out. I want to get to Cheryl Casoni with this number because we're in a recession and we're getting a confirmation. Cheryl, over to you. We can finally confirm a recession in this country. Second quarter GDP just crossing it right now. And again, a loss of 0.6%, negative 0.6%. We'll be stunned if we don't have a recession in 23. Don't know the timing, but certainly by the end of 23. Expected that if interest rates go too high, too fast, it could drive us into a recession. It's certainly a possibility. It's not our intended outcome at all, but it's certainly a possibility. Short and shallow recession to cool off inflation. The U.S. has the strongest economy in the world. If the U.S. goes into recession, that means the entire global economy is in recession. And I think we're at a tipping point now. रिसेशन एक ऐसा दौर जब किसी देश की इकॉनमी बिल्कुल नीचे चली जाती है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम सस्ते तो हो जाते हैं पर लोग उन चीज़ों को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि पता नहीं देश के आगे का माहौल कैसा हो और लोग अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना शुरू करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि रिसेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर रिसेशन आती ही क्यों है और यूएसए की वो कौन कौन सी गलत पॉलिसीज है जिसके वजह से साल 2023 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा रिसेशन ग्लोबल लेवल में आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम चलिए एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। रीजन नंबर 1, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड पैंडेमिक से जूझ रही थी तब यूएसए ने अपने लोगों के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। इसके तहत वो लोगों के हाथों में पैसे दे रहे थे। जी हाँ, लिटरली वो हाथों में पैसे दे रहे थे और उन पैसों की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई और चीज़ों की डिमांड उतनी की उतनी ही रही। लेकिन इंडस्ट्रीज का क्या, उनकी सप्लाई चेन तो बिल्कुल डिसरप्ट हो गई थी और सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से चीज़ों की सप्लाई बहुत ही कम हो गई थी। और जब चीज़ों की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो आपको भी पता है कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यूएसए की बढ़ती हुई महंगाई का सबूत है अगस्त 2022 की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। इसके अकॉर्डिंग यूएसए की इन्फ्लेशन रेट अगस्त महीने में 8.3% तक बढ़ गई है और ये 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन थी यूएस में। और अगर यूएसए इतना आ गया तो इंडिया कैसे पीछे रहता। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट भी 7% तक बढ़ गई है और ये 7% एज ए डेवलपिंग कंट्री बहुत ही बड़ी कंसर्न होती है। और ये राइजिंग इन्फ्लेशन इतना बड़ा कंसर्न है कि अगर इसे वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होगी। रीजन नंबर 2, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। साल 2020 में जब इंडिया की स्टॉक मार्केट हर दिन एक रिकॉर्ड हाई बना रही थी तो क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर इस कोविड के बीच में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पैंडेमिक चल रहा है, तो इंडिया ने ऐसा क्या मेजर डेवलपमेंट कर दिया कि वर्ल्ड के सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत भी यूएसए से ही होती है। यूएसए के फेडरल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को 0.25 से लेकर 0.00 तक घटा दिया था। वो इतना सस्ता लोन्स दे रही थी बैंक्स को ताकि बैंक इंटर्न लोगों को सस्ते में लोन्स दे सके और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो ताकि वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सर्वाइव कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, लोन सिर्फ लोग नहीं ले रहे थे बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ले रहे थे जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईआईज भी कहते हैं। एफआईआईज का मेजरली ये भी काम होता है कि वो बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5% में लोन्स लेती हैं और उन्हें वो इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में जिनसे वो सालाना 25 से 30% का रिटर्न कमाती हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उनका अपना प्रॉफिट होता है। और एफआईआईज ने जब देखा कि इतने सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिल रही है तो एफआईआईज ने भर भर के लोन्स ली और उन पैसों को इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट किया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई थी बल्कि यह फॉरेन के सस्ते इंटरेस्ट रेट्स का पैसा था जो इंडिया और बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज में डाला जा रहा था। और न्यूज़ चैनल्स में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और पता नहीं अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे कि इंडिया इस तरीके से आउट परफॉर्म कर गई है, उस तरीके से आउट परफॉर्म कर गई है और ये सब बकवास था। तो जिस इंटरेस्ट रेट को कम करने की वजह से इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसी इंटरेस्ट रेट का यूज़ किया जाएगा उस इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाने के लिए। आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फेड अपने कुछ महीनों से रेट हाइक्स बहुत ही अग्रेसिवली कर रही है और फेड की अग्रेसिव रेट हाइक्स एफआईआईज के लिए बहुत ही बड़ी सरदर्द बन गई है। इसलिए क्योंकि एफआईआईज ने तो बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन्स ली थी और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है एफआईआईज अब फंसती नजर आ रही थी। इसलिए एफआईआईज ने रिसेंटली स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ी सेलिंग की ताकि वो उन पैसों को निकाले और जल्द से जल्द उन पैसों को वापस कर सके। रीजन नंबर 3,
बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। अगर आप सरकार के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, और सरकार उसके बदले जो आपको इंटरेस्ट देती है उसे हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन को समझने का एक बहुत ही आसान एग्जांपल है। मान लीजिए आप किसी बैंक में एफडी खुलवाने चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, बैंक आपको 2 साल की एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट देगी या 10 साल की? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि 10 साल की एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट देगी, क्योंकि आप बैंक के पास ज्यादा वक्त तक उस पैसे को छोड़ रहे हैं। पर क्या हो अगर बैंक आपको 2 साल की एफडी में ही 10 साल के बराबर का रिटर्न्स दे? तो आपको कुछ समझ आना शुरू होगा कि शायद बैंक को पैसे की जरूरत है। अब एक और केस इमेजिन कीजिए। मान लीजिए बैंक आपको 2 साल की एफडी में ही 10 साल की एफडी से ज्यादा रिटर्न्स दे, तब आपको क्या समझ आएगा? यही कि बैंक को एक पैसों की बहुत ही अर्जेंट जरूरत है। और एग्जैक्टली सेम केस यूएस गवर्नमेंट के साथ भी थी। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि आप हमारे 2 साल का बॉन्ड खरीदिए और हम आपको 10 साल के बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और गवर्नमेंट को पता है कि आने वाला वक्त कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उस वक्त को पार करने के लिए या उस वक्त में सरवाइव करने के लिए हमें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। रीजन नंबर 4, रशिया यूक्रेन वॉर। ये एक बहुत ही नया फैक्टर और बहुत ही यूनिक फैक्टर है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके पीछे अमेरिका अपनी सारी गलत पॉलिसीज और गलत डिसीजंस को छिपा रहा है। अमेरिका वर्ल्ड को ये कहता है कि चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसीलिए क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई और हमारी जितनी भी कंपनीज थी उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी असर पड़ा, और इस वजह से धीरे धीरे चीजें महंगी होनी शुरू हुई और इन्फ्लेशन बढ़ गया अमेरिका में। बट यू नो इट्स नॉट द एंटायर ट्रूथ। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रशिया वर्ल्ड के टॉप 3 लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका ने रशिया पे भर भर के सैंक्शंस लगाए, और इस सैंक्शंस की वजह से रशिया अपने ऑयल को यानी क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रही थी, और इस सप्लाई की कमी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $130 पर बैरल तक पहुंच गई थी। और क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई इसलिए भी इतना बढ़ती है क्योंकि हर एक कंपनी किसी ना किसी तरीके से क्रूड ऑयल का यूज करती ही है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, अपने मशीन्स को चलाना हो, पावर सप्लाई हो, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल होता है, जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज, इनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल और उनका डेरिवेटिव्स होता है। एट कंक्लूडिंग द वीडियो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी ही रही तो वी माइट सी अ ग्रेट रिसेशन इन ईयर 2023। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेशन एक ऐसा दौर होता है जब आपको बहुत ही अच्छी कंपनीज के स्टॉक बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। अगर मान लीजिए उस कंपनी के स्टॉक की कीमत 1000 रुपए है, तो रिसेशन एक ऐसा दौर होता है जब आपको 200-250 रुपए में उस कंपनी के स्टॉक मिलते हैं। तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।